तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी देखने वाले हैं और ये वीडियो आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, एक बच्ची के कहने पर ये वीडियो बनाई जा रही है, वरना ये वीडियो कुछ दिन बाद आती। ठीक है, वैसे मैंने सोचा कि हमें तो ये पढ़ना ही था, तो क्यों ना पहले क्यों ना आज, तो आज से ही स्टार्ट करते हैं। हम अपनी पिछली टॉपिक जो हम अब तक पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने स्पाइसीज को देख लिया था, उस टॉपिक को हम इस वीडियो के बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दे रहे हैं, बॉटनी फर्स्ट पेपर के यूनिट 3 का ये एक चैप्टर है, नाम है बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो आपको देखी के लग रहा है बायो प्लस डाइवर्सिटी, अगर आप इसका हिंदी मीनिंग जानते होंगे तो जान लीजिए, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। जैव विविधता। अब सुन लीजिए कि बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता आखिरकार है क्या। सिंपल सी बात है, बायो प्लस डायवर्सिटी ये दो वर्ड से मिलकर बना है। आपको भी पता है बायो मतलब क्या होता है, जीवन। ठीक है, बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी माने वेरिएशन यानी कि विभिन्नता यानी कि डिफ्रेंसिएशन। तो सिंपल सी बात है, लाइफ यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नता। सिंपल सी बात यह है कि पृथ्वी पर जो इतनी सारी विभिन्नता देखने को मिलती है, जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और उनमें इतनी सारी डिफ्रेंसिएशन, इतनी सारी वेरिएशन या इतनी सारी विभिन्नता देखने को मिलती है, वही आपकी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। डाउट नहीं ना होगा, हमारे पृथ्वी पर आपने देखा है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव देखे जाते हैं और ये जो इतनी सारी इनकी स्पीसीज देखने को मिलती है, ध्यान दीजिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सब कुछ आ जाएंगे, यानी कि आपके प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, चाहे वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जीवधारी हैं वो सभी के सभी, ठीक, उनमें डिफ्रेंसिएशन, उनमें वेरिएशन, उनमें विभिन्नता देखने को मिलती है, अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं और यही क्या है, यही आपकी कहलाती है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। इतना एक्सप्लेन हो गया। चलिए अब दूसरे पॉइंट को पकड़ लीजिए, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का संरक्षण करना, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ को संभाल कर रखना, उसे मेंटेन करना, आपका क्या कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है। तो यही चीज़ है आज की टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण करना, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, उसे संभाल कर रखना। अब बात आएगी कि क्यों बायोडाइवर्सिटी को संभाल कर रखना पड़ रहा है। आपको भी पता है जिस तरीके से हमारे अर्थ के ऊपर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अलग अलग शहरें बस रही हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, इतने तरीके के पॉल्यूशन हो गए, एयर, वाटर, थर्मल, रेडियो एक्टिव, न जाने कितने अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन हो गए हैं। मौसम में एक अलग सा बदलाव हो गया है, कभी गर्मी कभी ठंडी, टाइम से पहले इतनी ज़्यादा गर्मी, जैसे आप फिलहाल की कंडीशन को देख सकते हैं, मार्च चल रहा है और टेम्परेचर 40 तक चला गया है। सो ये सब क्या है, ये सब खतरे हैं जो बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। आपको भी पता होगा पहले पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी स्पीसीज़ पाई जाती थी, बहुत सारी स्पीसीज़ पाई जाती थी, जितनी स्पीसीज़ को हम जानते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पे करीबन 14 से 15 मिलियन से भी अधिक तरीके की स्पीसीज़ पाई जाती है और उनमें से भी जितनों को हम जानते हैं वो करीबन 2 मिलियन स्पीसीज़ तक हैं जिन्हें हम जानते हैं। और हम जो स्पीसीज़ के बारे में जानते हैं उनका भी हम कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं, उन बायोडाइवर्सिटी को भी हम नहीं बचा पा रहे हैं, यानी कि इतनी तरीके की जो हमारी स्पीसीज़ हम देख रहे हैं वो भी धीरे धीरे कर कर लुप्त होती जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप गौरैया ले सकते हैं। ठीक है, पहले मैं अपने जब गांव में रहता था तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ें देखी हुई थी, जहाँ पे वो रोज़ आती थी। आपको शहर में बहुत गिने चुने मिलेंगे, बहुत गिने चुने जगहों पर मिलेंगे। कौवों की संख्या आप देख सकते हैं किस तरीके से कौवे कम होते जा रहे हैं। इन सब की क्या वजह है, इन सबों की बहुत बड़ी वजह है पॉल्यूशन। ये समझ लीजिए एक तरीके से बहुत सारी वजह मिलकर एक वजह बन रही है जो बायोडाइवर्सिटी को धीरे धीरे
ख़त्म करती जा रही हो, उसको लुप्त करती जा रही है। जो जीवों के अंदर इतनी सारी स्पीसीज़ पाई जाती है, जो इतनी सारी वेरिएशन पाई जाती है, उस वेरिएशन को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रही है। नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं कि इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि उसकी बहुत बड़ी रीज़न हम खुद हैं, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। उसकी बहुत बड़ी रीज़न हम खुद इसलिए हैं क्योंकि हम घर में रहते हैं, ठीक है। घर बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है, अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है। हम पेड़ काट रहे हैं, हम अलग अलग तरीके से पॉल्यूशन फैला रहे हैं, पानी तक को नहीं छोड़ा है, पानी को भी पॉल्यूटेड कर रहे हैं। मछलियों की बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं जो खतरे में चल रही है, उनको एक्वा कल्चर, पीसी कल्चर के थ्रू उनके जो कंजम्पशन को मेंटेन किया जाता है, उनकी संख्या को मेंटेन किया जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा अत्यधिक इनका दोहन करने से इनकी स्पीसीज लुप्त न हो जाए। इस चीज़ों का भी हमें ख्याल देना पड़ता है। तो ये सब आपके रीज़न मिला के एक रीज़न बन रहे हैं जो बायोडाइवर्सिटी को खतरे में डाल रहे हैं, और इसी वजह से इनका कंजर्वेशन करना पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, बायोडाइवर्सिटी में पेड़ पौधे भी आते हैं। पेड़ पौधों की भी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो खतरे के निशान पर चल रही हैं, कुछ तो ख़त्म हो गई हैं, कुछ ख़त्म होती जा रही हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। एक रिसर्च के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हर साल करीबन 20 से 25 हज़ार स्पीसीज लुप्त होती जा रही हैं, ठीक है। हर साल इतनी स्पीसीज हर साल गायब होती जा रही हैं और हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है। और अगर मैं आपको इसका सही डाटा बता दूं कि डाटा में ये तक कहा जाता है करीबन हर साल 1 लाख से भी अधिक स्पीसीज धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही हैं, अपना गायब होती जा रही हैं। तो ये थोड़ा मानने लायक नहीं है, लेकिन क्या करें, ऐसा ही डाटा दिया हुआ है। रियल डाटा ये है, वो तो मैंने आपको 20 से 25 हज़ार काफ़ी कम बताया है। ऐसा माना जाता है कि हर साल करीबन एक रिसर्च के अनुसार 1 लाख से भी अधिक प्रजाति हर साल धीरे धीरे करके लुप्त होती जा रही है, इस अर्थ पर से गायब होती जा रही है। हम उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी जितनी बायोडाइवर्सिटी को, जितनी प्रकार की स्पीसीज़ को जानते हैं, उन्हीं को नहीं बचा पा रहे हैं। अगर इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे ना तो बहुत टाइम बीत जाएगा। सुनने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा ख़राब भी लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी टॉपिक देखनी है। यहीं पर बात ख़त्म करते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए, हमें चीज़ों को जितना हो सके सही तरीके से यूज़ करना चाहिए, और जो चीज़ जहाँ से ले रहे हैं कम से कम वहाँ पे एक नया तो लगा ही देना चाहिए। खासकर पेड़ की बात कर रहा, उसे एक्सचेंज करना चाहिए, ये ना कि सिर्फ लेते रहना चाहिए और कुछ देते नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। और अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई हो रही है वो तो आपको पता ही है। मिला जुला के एक वर्ड में ये कह सकते हैं कि हमें नेचर को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। हम जितना नेचर से सिर्फ हम लेते ही जा रहे हैं, नेचर के लिए या नेचर को कुछ देते नहीं हैं, और यही चीज़ हमारी कमी बनती जा रही है। सिर्फ हम नेचर से लेते जा रहे हैं, सिर्फ प्रकृति से लेते जा रहे हैं, लेकिन प्रकृति के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं या प्रकृति को कुछ दे नहीं रहे हैं। वैसे नॉर्मल सी बात है, इतनी हमारी औकात नहीं है कि हम प्रकृति को कुछ दे पाएँ, लेकिन जो प्रकृति की चीज़ है उन्हीं को थोड़ा ठीक करके उन्हीं को वापस नहीं कर पा रहे हैं। इस लेवल तक हम नीचे आ गए हैं, यही सिंपल सी बात है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बिना डाइवर्सिटी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर डाइवर्सिटी नहीं रहेगा, जैव विविधता नहीं रहेगी, तो इस अर्थ के ऊपर इंसान भी नहीं मिलेंगे, कोई जीव नहीं मिलेंगे। अगर बायोडाइवर्सिटी जैसे जैसे समाप्त होती जाएगी, इस अर्थ के ऊपर से जीवन की भी कहानी खत्म होती जाएगी। लेकिन वही नॉर्मल सा हमारा बिहेवियर, अरे छोड़ो ना, हमसे क्या लेना देना, हम तो जी रहे हैं ना, बस खत्म, आगे वाले जिए ना जिए, हमसे क्या लेना देना, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो एक लंबा टाइम बीत जाएगा और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो इस वजह से ये कहना है कि आप बायोडाइवर्सिटी या कंजर्वेशन के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं, या बायोडाइवर्सिटी पूछ दे कि क्या होती है बायोडाइवर्सिटी, तो आप उसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। आप सुन के भी और समझ के भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो आइए आप समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, या हम किस तरीके से उनको संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि हम किस तरीके से ये जो लाइफ की इतनी सारी स्पीसीज़ हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की इतनी सारी स्पीसीज़ हैं, इनको हम किस तरीके से संरक्षित कर सकते
सकते हैं, किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके कौन कौन से मेथड हैं। तो इसके दो मेथड है, एक आपके इन सीटू कंजर्वेशन, एक आपके एक्स सीटू कंजर्वेशन। चलिए अब समझते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन मेथड क्या है। देखिए इसमें क्या होता है कि इस मेथड में किसी प्लांट को या एनिमल की स्पीसीज को उनके नेचुरल हैबिटाट में ही रखकर उन्हीं के जो उनके जिस वातावरण में वो रह रहे थे उसी वातावरण में उनको रख कर प्रोटेक्ट किया जाता है या उनका कंजर्वेशन किया जाता है। यही कहलाता है आपका इन सीटू कंजर्वेशन। इसी को इंग्लिश में लिखा है, वो भी सुन लीजिए। इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज विथ इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। यानी कि जो आपकी बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारी स्पीसीज हैं उनको उन्हीं के नेचुरल हैबिटाट में, उन्हीं के प्राकृतिक वातावरण में रखकर उनका प्रोटेक्शन करना, उनका कंजर्वेशन करना ही आपका इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और मान लीजिए आप नहीं समझे होंगे तो आप समझ जाएंगे। मान लीजिए कोई जीव कहीं पाया जा रहा है, ठीक है, आपने गए, आपने उस स्पीसीज को वहीं पर जहाँ पर वो पाया जा रहा था उसके बिना किसी हैबिटाट में चेंज किए बिना, उसके एटमॉस्फेयर को बिना बदले वहीं पर कुछ तरीक़ों से आप उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आप उसका संरक्षण कर रहे हैं, वो आपका इन सीटू कंजर्वेशन कहलाएगा। यही सिंपल सी बात थी। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, जैसे आपका नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, मैनग्रूव्स हो गया, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। और इन सब में भी वही किया जाता है कि उनके जो हैबिटाट है, जो उनका रहन सहन का तरीका है, उसको बिना बदले उनके उसी एटमॉस्फेयर में, उसी वातावरण में उनको रखकर उनका संरक्षण, प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह किया जाता है। जैसे आपका नेशनल पार्क हो गया, आपको भी पता है यहाँ पे क्या किया जाता है, वैसे आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई और वैसे ही आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। अभी हम इसे डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है, उसे भी समझ लीजिए। अब नॉर्मल सी बात है, आप समझ भी सकते हैं कि अगर उसको उसी के हैबिटाट में रख कर किया जा रहा है तो एक्स सीटू में इसका उल्टा होगा। बिल्कुल सही है। एक्स सीटू में क्या होता है कि अगर कोई जीव ऐसा है, कोई स्पीसीज ऐसी है जो उसके उसी हैबिटाट में नहीं रखा जा सकता है, ठीक है, जो उसका रियल हैबिटाट है यानी कि जो उसका नेचुरल प्रकृति है, उस प्रकृति में न रखकर उसे अलग कहीं रखा जाता है, वो आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, उसके जो प्राकृतिक उसका जो नेचर है, जो उसका प्राकृतिक हैबिटाट है, उस हैबिटाट में न रखकर उसे कहीं और रखा जाता है, कहीं अलग करके रखा जाता है, कहीं उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो वो आपका कहलाता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। अरे समझ तो आ ही गया होगा, नहीं आया होगा तो हम प्यार से समझा रहे हैं ना, एक बार और समझिए। देखिए सिंपली कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई स्पीसीज है, कोई जीव स्पीसीज है, मान लीजिए वो कहीं पाई जा रही है, किन्हीं वजहों से जो उसका नेचुरल हैबिटाट है या बहुत छोटा है, मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा है, उसकी माँ मर गई या कुछ हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। अब ऐसी कंडीशन में वो अपने उस नेचुरल हैबिटाट में बिना किसी की सहायता के तो रह नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में उसको वहाँ से निकाल कर आप कहीं पर ला कर उसके जैसी ही एटमॉस्फेयर या इकोसिस्टम बना कर दे रहे हैं और उसे जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स सीटू कंजर्वेशन। उसके नेचुरल हैबिटाट से निकाल कर आप उसके लिए कोई एक अलग जगह पर लाएं, लेकिन वहाँ पे उसको उसी के जैसा हैबिटाट बना के दे दिया, उसी के जैसा एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम बना के दिया, ताकि ये आपकी प्रोटेक्ट रह सके, जीवित रह सके और अपनी खुशी को हमको दिखा सके। क्योंकि आप अगर कभी कोई जीव बचाएंगे ना, उसे देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, एक दिल में आता है, हाँ भैया मैंने बचाई, ना ये चिड़िया हम ले आ रहा है, मम्मी ने बहुत दूर पे मरत रहे, बेचारा के ऊपर गाड़ी ऐसे चढ़ाई वाला रहे, तब तक हम स्पाइडरमैन बन के आए, ऐसे उठा कर निकल ले आ। हमरा जगह कोई और रहता तो कोई कर ना पाता, बड़ा है, ठीक है, समझे। तो इस तरीके की भावना अपने आप जागृत हो जाती है अगर हम अब किसी इस तरीके का काम किए होते हैं। ठीक है।
चलिए आप अब XC2 के एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। XC2 के एग्ज़ाम्पल हो जाएंगे जीन बैंक हो गया आपका, मान लीजिए कोई क्या कहते हैं, अरे यार उसका क्या नाम है, नर्सरी हो गई, इसके अलावा बॉटनिकल गार्डन हो गए, जीन बैंक हो गया, सीड बैंक हो गया, क्रायो बैंक्स हो गया। ये सब आपके उसके एग्ज़ाम्पल हैं और इन सबों का क्या मतलब है वो आपको धीरे धीरे चल के पता चल जाएगा। अभी मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो अब बात आती है कि इनसे आप ये समझ लीजिए कि इनसे क्वेश्चन कैसा आता है। मान लीजिए ऑप्शनल के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, और जो हम लोगों के लिए बात की जाए जो रिटर्न में आता है उनमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस तरीके से हम प्लांट को प्रिजर्व करें, मतलब कंजर्वेशन करें, उसका कैसे उसका संरक्षण करें प्लांट के बारे में, ठीक। तो उसमें एक ऐसे लिखने को आ जाता है कि किस तरीके से हम प्लांट का संरक्षण कर सकते हैं। उसके अलावा पूछ देता है कि कुछ मुख्य नेशनल पार्क्स के बारे में बताइए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो नहीं पूछा है, वैसे पूछ सकता है। इसके अलावा आपका क्रायो बैंक पूछा हुआ है, सीड बैंक पूछा हुआ है, जो शॉर्ट्स में आ जाया करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आते रहते हैं। मैंग्रोव्स आ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आते रहते हैं, ठीक। तो हम उन्हें देखेंगे। सबसे पहले हम आज नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसके अलावा हम बायोस्फीयर रिजर्व को देखेंगे। अगली वीडियो में हम XC2 कंजर्वेशन को देखेंगे, जहां पे हम और भी चीज़ों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका बायोस्फीयर रिजर्व क्या है या इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत से लोगों को तो डिफरेंस ही नहीं पता होता है। और आपको पता होना चाहिए, ये किसी भी प्रकार का अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं या बायोस्फीयर रिजर्व हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वहाँ पे खासकर पूछा जाता है कौन सा कहाँ पड़ता है, किस जगह पे है या किसकी स्थापना कब हुई है, ठीक है। तो आपको इतना डिटेल नहीं जानना है, लेकिन आप भी जानते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपसे भी पूछ दिया जाता है कि नेशनल पार्क क्या है और कुछ मेन नेशनल पार्क के बारे में बताइए, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, तो आप भी जानना आपके लिए भी ज़रूरी है। ये सब जो आप सामने देख रहे हैं ये सब के सब आपके इन-सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं या कह सकते हैं मेथड है। इन तरीक़ों से हम इनका कंजर्वेशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल पार्क की, ठीक। क्योंकि हम इसको कंपैरिजन मेथड में पढ़ रहे हैं, इसलिए कंपैरिजन मेथड में पढ़ रहे हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ सके। और ऐसे ही आपका दिया भी रहता है, आप नॉर्मली एक एक करके हम पॉइंट वाइज इसको समझते जाएंगे। ऐसे हमें समझने में आसानी होगी कि क्या होता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, सबसे पहली बात कि जो ये नेशनल पार्क है, आप इस नेशनल पार्क में एनिमल और फ्लावर्स, मतलब प्लांट्स का, माफ़ी दीजिएगा, एनिमल्स और प्लांट्स का कंजर्वेशन करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, उसका प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आप सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स का, वाइल्ड एनिमल्स का या कह लीजिए एनिमल्स का, यानी कि जंगली जीव या कह लीजिए जो भी आपके एनिमल्स हैं उनका आप संरक्षण करते हैं, उनका आप कंजर्वेशन करते हैं, उनका आप प्रोटेक्शन करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आप पूरे इकोसिस्टम का ही, वहाँ पे संबंधित जो भी आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि उसका पूरा इकोसिस्टम का ही आप कंजर्वेशन करते हैं। अब पूरा इकोसिस्टम से मतलब पेड़ पौधा, जीव जंतु, मछली वगैरह, वहाँ पे स्थित पानी, लेक, मतलब जो भी वहाँ पे जलाशय हैं, यानी कि लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, रिवर्स हो गया, उन सभी को आप उसके अंतर्गत कंजर्व करते हैं, उसका प्रोटेक्शन करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। इसके अलावा अगर उस एरिया में कोई आपका सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है, कोई आपका हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट है, तो उन सभी का कंजर्वेशन, उन सभी का प्रोटेक्शन बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत किया जाता है। नेशनल पार्क के अंतर्गत आप एक प्लांट की स्पीसीज और आपके जो एनिमल की स्पीसीज है उनका कंजर्वेशन किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंतर्गत सिर्फ एनिमल्स का ही कंजर्वेशन किया जाता है, सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स का ही कंजर्वेशन किया जाता है। और जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम का ही यहाँ पर कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन किया जाता है। बात समझ में आ गई।
अब समझ में आ गई होगी क्या होता है पूरा इकोसिस्टम। आपको मैंने बता दिया, किसी स्थान के आसपास की वो सारी जगह, वो सब कुछ आपका इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है, यानी कि कर सकते हैं एक तरीके से वो पूरा एटमॉस्फेयर ही उसके अंतर्गत आ जाएगा। उस एटमॉस्फेयर में अगर कोई सांस्कृतिक धरोहर वाली चीज़ भी आती है, कोई ऐसी हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट आती है जो कीमती है, उन सब का कंजर्वेशन उसी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा पॉइंट, जो आपका नेशनल पार्क है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है, और बहुत छोटा भी नहीं होता है, मीडियम साइज़ का होता है। करीबन 100 से 500 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर होता है, या 100 से 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ होता है, इतने तक में ये होता है। वैसे ही आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो काफ़ी छोटी होती है, बहुत ही स्मॉल साइज़ होती है, बहुत छोटी सी जगह में होती है। करीबन 10 से 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ होता है। वैसे इतना भी नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया, काफ़ी स्मॉल शेप्ड होती है। आप बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज को रखा जाता है, सो इस वजह से इनका एरिया उतना बड़ा नहीं होता है। वैसे ही आपके बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं, इनका एरिया बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है। तो इनके एरिया के बारे में कुछ कहना सही नहीं होगा कि इनका एरिया बहुत बड़ा होता है, बहुत लार्ज होता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो नेशनल पार्क है इनकी बाउंड्रीज फिक्स्ड होती हैं, यानी कि इनकी बाउंड्रीज गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स्ड होती है कि यहाँ से यहाँ तक इनकी बाउंड्री होगी, या यहाँ से यहाँ तक ये नेशनल पार्क फैला हुआ है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है इनकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती है, और जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी भी बाउंड्री फिक्स होती है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स होता है। वैसे ही जो नेशनल पार्क है ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरीके से चलाया जा सकता है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्राइवेट सेक्टर के इंसान भी अपने लैंड के ऊपर बना सकते हैं, वैसे ही आपका गवर्नमेंट भी बना सकती है, या दोनों लोग मिल के भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है ये तो किसी के बस की बात ही नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही इस काम को कर सकती है, और ये बहुत बड़ी एरिया में होता है, वो भी आपको पता है। इसमें भी जो है आपका गवर्नमेंट का ही सारा अधिकार होता है। बात की जाए इनकी संख्या की तो भारत में 105 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, 18 आपका बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है, और 564 आज की हिसाब से लेटेस्ट 564 आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती है भारत में। और नेशनल पार्क में किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी को नहीं करने दिया जाता है, और ना ही यहाँ पे आपको किसी इंसान के रहने के लिए परमिशन दी जाती है। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होती है। दूसरी बात, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आपकी ह्यूमन एक्टिविटी तो ऐसे बैन है, लेकिन हाँ वहाँ पे कुछ लोग परमिशन लेके रह सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट है तो प्राइवेट परमिशन लेके, अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेके वहाँ पे रह सकते हैं। और वैसे अगर बात की जाए बायोस्फीयर रिजर्व की तो यहाँ का थोड़ा अलग क्राइटेरिया है। यहाँ पे 3 जोन के माध्यम से है। जो पहला जोन है जो कि कोर जोन होता है, जो एकदम सेंटर में होता है, वहाँ पे तो किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। जो आपका बफर जोन होता है, जो आपका बीच वाला जोन होता है, वहाँ पे भी लोगों का जाना अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ एक्टिविटी हो सकती है, कुछ लोग आ जा सकते हैं जो उससे संबंधित हैं या जो उसके ऊपर रिसर्च वगैरह कर रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी को आने जाने की परमिशन है, और जो सबसे लास्ट सेक्शन है वहाँ पे तो अच्छी खासी ह्यूमन एक्टिविटी होती रहती है। बाकी सब जगहों पर भी होती है, क्योंकि लोग यहाँ पे टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, लोग देखते वेखते हैं, लेकिन उस एरिया में नहीं जाते जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी टोटली बैन होती है या आना जाना नहीं होता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। इससे ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो हमको दिक्कत हो जाएगी, क्या होगी आपको पता ही है। बाय।